हाय एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सा टाइम में ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पर आप अगर बहुत ही क्लेवर वे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं तो बहुत इजीली सोल्यूशन निकल के आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, देख के आपको लगेगा ये प्योरली जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पर एंगल सी पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। डी एक पॉइंट है जो बी सी के ऊपर में है, और यहाँ पर बता दिया है कि ये जो बी डी का लेंथ है ये लेंथ सी डी रूट थ्री है। तो सी डी का जो भी लेंथ होगा तो सी से सी डी रूट थ्री, सॉरी बी डी का लेंथ ए सी रूट थ्री है। तो ए सी का जो लेंथ होगा, सपोज़ मैं मान लेता हूँ ए सी का लेंथ है अल्फ़ा। तो ए से लेके सी तक अगर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ ये वाले लेंथ को, तो इसका रूट थ्री टाइम्स हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ये बी डी का लेंथ है, ठीक है ना। और एक क्या दिया है कि ई लाइज ऑन द सेगमेंट ए सी के ऊपर में एक पॉइंट ई है, सच दैट ए ई का जो लेंथ है ये लेंथ इतना टू लेंथ, ये सी डी का लेंथ का रूट थ्री टाइम्स है। अब सी डी का लेंथ पता नहीं है तो मैं इसको बीटा मान लेता हूँ। तो जैसे आप बीटा मानेंगे तो इसका रूट थ्री टाइम्स लेना होगा, तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ बीटा ये बन जाएगा आपका ए ई। क्लियर है ना। तो ई सी आप यहाँ से निकाल सकते फिगर से। तो ई सी का लेंथ जो है ये कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ अल्फ़ा है, और ए से ई का लेंथ जो है ये रूट थ्री टाइम्स ऑफ बीटा है। तो आपको ई का लेंथ पता चल गया। तो ई का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो मैं ई का कोऑर्डिनेट्स को लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस में है तो 0 कॉमा अल्फ़ा माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है ना। ठीक सिमिलर वे में मैं डी का कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। डी का कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस के ऊपर में होने की वजह से बीटा कॉमा ज़ीरो, और मैं डी का भी कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। डी का कोऑर्डिनेट है यहाँ से बीटा और यहाँ से रूट थ्री अल्फ़ा, तो बीटा प्लस रूट थ्री अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो। तो आप ए का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी से लेके ए, ये डिस्टेंस को मैंने अल्फ़ा लिया है और ये वाई एक्सिस के ऊपर में है तो 0 कॉमा अल्फ़ा। यहाँ पर पूछा कि आपको द एक्यूट एंगल बिटवीन ए डी एंड बी ई इज़ थीटा। ये जो एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है ए डी लाइन और ये बी ई लाइन रेड कलर का, इसके बीच में जो एंगल है ये एक्यूट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट है तो सेम होगा, इसको थीटा लेने से ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है एक्यूट एंगल, और ये जो आपको दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज़ है, ठीक है ना। तो हम लोग को एक्यूट निकालना है थीटा और फिर उसका हाफ कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चंस प्योरली ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेजिंग से आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत जो है बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है एंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है सी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये कीलर ट्रिक्स है, मतलब आप कैसे समझोगे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ मूव करना है ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में, या ट्रिगोनोमेट्री कंबाइन करके अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्लू रहता है क्वेश्चन में। एक आपको दिखा हुआ रहेगा कि बहुत सारे लेंथ का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ का रेशियो जो गिवन है बी डी इज टू ए सी रूट थ्री इज टू वन। यहाँ पर एक रेशियो गिवन है ए इज टू सी डी रूट थ्री इज टू वन। और क्या है कि आपसे पूछा है कि दो लाइन के बीच का एंगल बताओ, और एक एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो जहाँ पर ये सब सारा चीज़ हो कि बहुत सारा लेंथ का रेशियो आपको पता है, और कहीं ना कहीं आप ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एंगल 90 डिग्री भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री जहाँ फॉर्म हो रहा है इसी को आपको ओरिजिन मान लेना, मतलब ओरिजिन इसी पॉइंट में है। तो एक साइड को आप बेस को जो है एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर को आप वाई एक्सिस कंसीडर कर लीजिए। तो ये सारा क्लू होता है जहाँ से आपको पकड़ना है कि मुझे ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को मैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ये बहुत ही ईजी एक एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने ये जो सारा मैंने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम किया, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ए डी हमको अगर ये दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल चाहिए तो मैं इसको निकालने के लिए ये फार्मूला को लगाने वाला हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला से मुझे दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है उसका tan मुझे पता चल जाएगा। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला एंगल्स बिटवीन टू लाइन उसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये m1 क्या है, ये m1 है स्लोप। किसका स्लोप है, ये AD लाइन का स्लोप है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ m ऑफ AD, मतलब स्लोप ऑफ AD। और ये m2 क्या है, ये स्लोप है
ए डी लाइन और एक लाइन अपने पास बी ई, तो ये उसका स्लोप है, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइन का स्लोप अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ और ये फार्मूला में बैठा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैं स्लोप ऑफ ए डी कैसे पता करूँ। क्या मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है? यस, मुझे डी का कोऑर्डिनेट भी पता है। ए और डी जब दोनों का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम लोग वहाँ पर ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं ना। जब आपको दो कोऑर्डिनेट पता है कि एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अगर आपको इसका स्लोप चाहिए तो आप लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर आप y2 से शुरू कर रहे हो तो नीचे x2 लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ m1, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए डी लाइन, और जिसको मैं लिखूँगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो a और d में से a का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 0, अल्फ़ा, तो ये मेरा y2 और ये मेरा 0, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पर x2 जो है वो 0 है और यहाँ पर x1 आप देख सकते हैं बीटा प्लस √3 अल्फ़ा है, तो ये अल्टीमेटली आ रहा माइनस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस √3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अगर मैं बोलूँ आप m2 निकालो तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ m2, तो बी ई को निकाल लेते हैं, फिर वही फार्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो b का कोऑर्डिनेट पहले देखते हैं, पता है कि नहीं। b का कोऑर्डिनेट तो हम लोग के पास पता ही होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने d लिख दिया है, ये असल में सॉरी ये b है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर d लिख दिया है, तो इसके हिसाब से ये स्लोप भी मैंने फिर रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि अपने को चाहिए ए डी, अपने को चाहिए ए डी। 1 मिनट। तो हम लोग क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 मतलब अल्फ़ा माइनस d का कोऑर्डिनेट 0 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा। b और e अगर लेंगे तो b का कोऑर्डिनेट्स पता है, e का भी कोऑर्डिनेट्स पता है, e है ये वाला, तो y2 अल्फ़ा माइनस √3 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस y2 माइनस y1 0 b का कोऑर्डिनेट, देन x2 माइनस x1 बीटा प्लस √3 अल्फ़ा, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा माइनस √3 बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस √3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अब ये फार्मूला में अगर हम लोग यूज़ कर ले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और ये बराबर आता है m1 माइनस m2 माइनस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस ये वाला अल्फ़ा माइनस √3 टाइम्स ऑफ बीटा बाई बीटा प्लस √3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 मतलब अल्फ़ा बाई बीटा एंड देन अल्फ़ा माइनस √3 बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस √3 अल्फ़ा, पूरा का मॉड ले लेना है, ठीक है ना। और इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो एलसीएम बीटा इंटू बीटा टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा प्लस √3 अल्फ़ा आएगा, उसको और लिख नहीं रहा है, तो अल्फ़ा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस √3 अल्फ़ा आएगा और बीटा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस √3 बीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा बीटा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस √3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस √3 बीटा, ये पूरा का मॉड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कुछ आएगा माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये होगा आपका माइनस √3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस √3 बीटा का स्क्वायर, देन होल डिवाइडेड बाय बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर √3 टाइम्स ऑफ, अच्छा स्क्वायर सही से गिरा नहीं है, स्क्वायर को सही से लिखते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, बीटा स्क्वायर √3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस √3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आप देखेंगे कि अगर आप माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं
तो आपके पास आता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, और -√3 का अगर मॉड लेंगे तो √3। तो अपने पास क्या आ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू √3 है, इसका मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री है। थोड़ा सा इसको जो है हम लोग फिगर के साथ रिलेट करके समझते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए, मैंने जो फिगर बनाया था उस हिसाब से यहाँ पर एक लाइन ऐसा था जो आपका काम कर रहा था लाइक दिस वन ई डी था, और एक ए डी, और एक था आपका बी ई, एक है आपके पास बी ई। तो मान लेते ये वाला लाइन बी ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंगल जो है ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ये 60 है। तो ये कैसे आता है कि कुछ ऐसा समझाना चाह रहे आपको मैं कि ये आपका एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये, तो यहाँ पर ये 60, ये एंगल 60 है। तो ये आया कैसे, यहाँ पर देखिए जब हम लोग दोनों स्लोप को कैलकुलेट किए ना, तो ये एक लाइन है और यहाँ पर ये लाइन का जो है इसको हम लोग शायद नाम दिए थे M1 ना, BE लाइन, एक BE है। अच्छा, इसको इसी फिगर पे देख लेते क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसी से नाम दे देते क्योंकि ये मेरा BE था एक और एक था AD। तो मैंने BE वाला को M1 पकड़ा था और ये वाला को M2 पकड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप मेज़र करेंगे तो ये एक एंगल प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस होगा दैट इज़ θ2 स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। इसका अगर हम लोग tan लेते हैं तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब यहाँ पर कुछ आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला एंगल, ये अगर θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। तो हम लोग को यहाँ से ये तो पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये अगर थीटा है तो वी कैन राइट थीटा प्लस θ2 इज़ इक्वल टू θ1, और थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, ठीक है ना। तो ये अपना एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है। तो दिस एंगल इज़ नथिंग बट θ1 माइनस θ2, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए जो 60 डिग्री के बराबर है, क्लियर। तो ये था एक्यूट एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझे कि कहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ज्योमेट्री का, कहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करना है। तो वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर बहुत सारा सेगमेंट का रेशियो गिवन है, दैट मीन सेक्शन फार्मूला यूज़ हो रहा है, और एक 90 डिग्री एंगल के बारे में भी बताया जा रहा है, और कैसे पकड़ेंगे कि वहाँ बहुत सारा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो ये सारा हिंट्स होता है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस को अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और विथ ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दूं तो बहुत क्विकली हम लोग जो है इसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में विद अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।